हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज संविधान के क्रम में हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, उनके संबंध में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और किस प्रकार से हमारे जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, उनके अंतर्गत क्या-क्या उल्लेखित है। तो आइए देखते हैं, जो आज का टॉपिक है, वो है आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियां। प्रारंभ में यानी जब संविधान लागू हो जाता है, तो उसके अंतर्गत उसे प्रारंभिक संविधान यानी उसे मूल संविधान के रूप में जाना जाता है और मूल संविधान में जो अनुसूचियों की कुल संख्या थी वो थी आपका 8, जबकि वर्तमान समय में 4 अनुसूचियां इसमें अतिरिक्त जोड़ी गई हैं, जिस प्रकार आपका वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना होती है। जो बेसिक क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां विद्यमान हैं, तो वो है आपका 12 अनुसूचियां, जबकि मूल संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां निहित की गई थी, तो वो है आपका 8 अनुसूचियां। इसी प्रकार इन अनुसूचियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले है आपका प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र का उल्लेख किया गया है, यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कहने का तात्पर्य है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो वर्तमान समय में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जो आपके 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का जो उल्लेख है, जो सूची है, वो क्रमबद्ध की गई है आपका अनुसूची 1 के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि यदि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत उन्हें निहित किया जाएगा, तो वो है आपका प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कुछ बुकों में पहले 2021 के आसपास इनमें राज्यों की संख्या 29 हो चुकी थी, क्योंकि 2014 में आपका तेलंगाना राज्य बना था, जिस कारण से राज्यों की संख्या 29 हो जाती है। जबकि 2019 में जो 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर से बनाए जाते हैं, इस कारण यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, यानी 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो उसी प्रकार जब 2021 में दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 हो जाती है और जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके राज्यों की संख्या में कमी हो जाती है, यानी अब वर्तमान में 28 राज्य हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में विद्यमान है। उसी प्रकार द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है, यानी जो संविधान के सर्वोच्च पद हैं या जो राज पदाधिकारी हैं, उन सभी के वेतन एवं भत्तों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। इसमें आपका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अन्य न्यायाधीश सहित सभी के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेतन एवं भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार जो आपका तीसरी अनुसूची है, उसमें केवल और केवल शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी जो संविधान के सर्वोच्च पद हैं या राज पदाधिकारी हैं, उन सभी की शपथ का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो चीज है वो ध्यान देने वाली है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 यानी आर्टिकल के तहत, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 60 के तहत आपका राष्ट्रपति पद के शपथ का उल्लेख किया गया है, जबकि 69 में उपराष्ट्रपति
के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है और इसमें राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। पृथक से आपका आर्टिकल 60, 69 और 159 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथों का उल्लेख किया गया है। बाकी शपथ आपका अनुसूची 3 के अंतर्गत उल्लेखित की गई है अन्य सभी पदों का। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, यानी किस राज्य से कितने प्रत्याशी राज्यसभा में भेजे जाएंगे, इन सभी का उल्लेख आपका अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। इस प्रकार का जो भी उल्लेख है वो आपका अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाएंगे, उन सभी का उल्लेख अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे कि जो आपका दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभाएं विद्यमान हैं। तो स्वाभाविक है कि विधानसभाएं अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजेगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। इस प्रकार हमने देखा चौथी अनुसूची। उसके बाद है आपका 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, यानी जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, यानी पूरे भारत में जितनी भी अनुसूचित जातियां एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उन सभी के लिए एक पृथक प्रशासन का प्रावधान किया गया है और अलग से उल्लेखित किया गया है, जिसका उल्लेख आपका अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया है। उसी प्रकार आपका 6वीं अनुसूची है जिसमें केवल और केवल आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख का तात्पर्य है जो आपका और जो 6वीं अनुसूची है उसमें केवल और केवल पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन सभी के लिए जो पृथक से प्रशासन का उल्लेख किया गया है वो आपका 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार यहाँ 6वीं और 5वीं जो अनुसूची है वहां से क्वेश्चन जो पूछने की संभावनाएं होती हैं कि किन 2 अनुसूचियों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तो वो है आपका 6वीं और 5वीं जो अनुसूची है। केवल और केवल जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 2 अनुसूचियों के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए केवल और केवल संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची के मध्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होता है और प्रारंभ में इसमें जो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 100 विषय सम्मिलित किए गए हैं। उसी प्रकार जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को प्राप्त होता है, जबकि प्रारंभ में इसके अंतर्गत 66 विषयों को सम्मिलित किया गया था, जबकि वर्तमान समय में इसमें केवल और केवल 61 विषय रखे गए हैं, यानी राज्य सूची के विषयों में कमी की गई है।
उसी प्रकार जो संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश राज्य एवं केंद्र में विरोधाभास उत्पन्न होता है तो केंद्र के कानून को सबसे पहले प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो इसी प्रकार प्रारंभ में इसमें 47 विषय सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 51 विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी भारतीय संविधान में जो संवैधानिक भाषाएं प्रदान की गई हैं उन सभी में प्रारंभ में अनुसूची 8 के अंतर्गत 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें बंगाली, असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी आदि जो सभी हैं वे 22 भाषाएं हैं। लेकिन जो सिंधी भाषा है उसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि जो कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी जो भाषा है उसे 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। जबकि सबसे अंत में जो भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई तब जाके ये 22 भाषाएं सम्मिलित हुई, जिसमें आपका वोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जो भाषा है उसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस प्रकार हमने 8 अनुसूचियों का अध्ययन किया और इसके बाद हम देखेंगे जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें केवल और केवल भूमि सुधार संबंधी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। क्योंकि संविधान निर्माण के पश्चात, क्योंकि संविधान लागू के पश्चात भूमि बंदोबस्त एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए यानी लैंड सेटलमेंट व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिस कारण इसमें भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, जिसके तहत आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें लगभग 284 विषय महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए थे और प्रारंभ में इसमें यह उल्लेख किया गया था कि 9वीं अनुसूची के विषय यानी 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन बाद में सरकारें इसका अपने स्वामित्व के लिए फायदा उठाने लगती हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को किसी भी न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आपका जो 10वीं अनुसूची है इसमें आपका दल बदल कानून का प्रावधान किया गया और जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया वह आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया। अर्थात ये दल बदल क्या था? दल बदल का तात्पर्य था कि 1985 इस टाइम के दौर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उभर करके आ चुकी थी और किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था और राजनीतिक पार्टियां अपने स्वामित्व के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करती रहती थी, जिस कारण सरकार के द्वारा ये दल बदल कानून लाया गया और इसे पास करके यह निर्णय दिया गया कि यदि चुनाव से पहले किसी व्यक्ति के द्वारा दल बदल किया जाता है तो वह एक उचित ठहराया जाएगा, लेकिन यदि चुनाव जीतने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उस पार्टी से या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियों पर एक लगाम लगाने के लिए दल बदल कानून को लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। उसी के बाद आपका जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, यानी पंचायतों हेतु एक कुछ विषयों को आरक्षित कर दिया गया, यानी कार्य क्षेत्र पृथक कर दिए गए पंचायतों हेतु, जिसे आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 11वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। इसके तहत आपका 29 विषयों को यानी कार्य क्षेत्रों को
पंचायतों को प्रदान किए गए, यानी इसके तहत 29 विषयों को पंचायतों को प्रदान किए गए, जिस पे पंचायतें कानून बना सकती थी और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकती थी। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, जबकि 93 में इसे पास करके लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं जो अनुसूची है वो आपका नगर पालिका एवं नगर निगमों से संबंधित है, जिसे आपका 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया। यानी 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत नगर पालिकाओं का प्रावधान 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया और नगर पालिकाओं को यहाँ पे 18 विषय दिए गए जो अपने नगर प्रशासन के लिए चलाने के लिए उपयुक्त हुए। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया, यानी नगर पालिकाओं को कितने विषय प्रदान किए गए जिन पर वह कार्य कर सकते हैं, तो 18 विषय हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। उसी प्रकार जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये वाला आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93 दोनों में से एक ही आपका ऑप्शन में आता है। 92 या 93 दोनों में से एक पे टिक करना पड़ता है। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, तो आपका 29 कार्यक्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो वो है आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। इस प्रकार से हम किसी भी टॉपिक को समझ करके कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।